हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास इस सेक्शन को देखेंगे। और इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास इसे कंप्लीट कर लिया था। हिंदी आलोचना का विकास हमने पिछली वीडियो में देखा था। हिंदी आलोचना का विकास इस शीर्षक से हमने पिछली वीडियो में अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना इसके प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना तथा मार्क्सवादी समीक्षा बनाम समाजशास्त्री समीक्षा साहित्य का समाजशास्त्र, इन दो टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वह पूरी तरीके से मार्क्सवादी और प्रगतिवादी आलोचना तथा समाजशास्त्री समीक्षा पर केंद्रित होगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, छायावादी कवि मुख्य रूप से किस लोक में विचरण करता था? ऑप्शन ए यथार्थ लोक, ऑप्शन बी कल्पना लोक, ऑप्शन सी समाज लोक, ऑप्शन डी नीति लोक। तो छायावादी कवि जो मुख्य रूप से किस लोक में विचरण करता था, इसका सही उत्तर क्या होगा? कल्पना लोक। अगला प्रश्न है, दिनकर और सुमन किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी रहस्यवाद। दिनकर और सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन की बात हो रही है यहाँ पे। तो किस धारा से संबंधित है? सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रगतिवाद, यानी रामधारी सिंह दिनकर और शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवाद से संबंधित है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पंत और निराला जैसे समर्थ कवि सामाजिक यथार्थ के चित्रण की ओर उन्मुख हुए। यानी अगर हम देखें तो पंत और निराला जो छायावादी काव्य की रचना कर रहे थे, वो धीरे धीरे सामाजिक यथार्थ के चित्रण की ओर भी अग्रसर होने लगे। दूसरा जो तथ्य है वह है दिनकर, सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल आदि कवियों ने उत्तर छायावाद काल से ही नवीन प्रगतिशील काव्य की रचना आरंभ कर दी थी। यानी अगर हम बात करें कि छायावाद जो पूरी तरीके से सौंदर्य परक रचना का वो काल रहा है, उस काल के बाद यानी छायावाद के बाद जो उत्तर छायावादी दौर प्रारंभ हुआ, उसमें दिनकर, सुमन, नरेंद्र शर्मा और अंचल, इन चारों कवियों ने प्रगतिशील काव्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके साथ ही आलोचना के क्षेत्र में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी, मार्क्सवादी यहाँ पे गलत है, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना का प्रचलन हुआ। प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार क्या है? मार्क्सवादी जीवन दर्शन। अब प्रश्न है, मार्क्स के जीवन दर्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आदर्शवादी भौतिकवाद, ऑप्शन बी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन सी सामाजिक भौतिकवाद, ऑप्शन डी मानवतावादी दर्शन। तो मार्क्स के जीवन दर्शन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स का जीवन दर्शन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है, प्रत्यवस्थान किसे कहा गया है, यानी एंटीथेसिस किसे कहा गया है? ऑप्शन ए पूंजीवादी वर्ग, ऑप्शन बी सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन सी साम्यवादी वर्ग, ऑप्शन डी सामंत वर्ग। प्रत्यवस्थान यानी एंटीथेसिस किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा सर्वहारा वर्ग। ठीक है, जिन पर अत्याचार हो रहा है वह वर्ग क्या है? एंटीथीसिस है, उसे प्रत्यवस्थान भी कहा जाता है। तो यह सर्वहारा वर्ग के रूप में विख्यात है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार वस्तु जगत ही क्या है? ऑप्शन ए माया जगत है, ऑप्शन बी चरम सत्य है, ऑप्शन सी सापेक्ष सत्य है, ऑप्शन डी अधिव्यक्ति है। मार्क्सवाद के अनुसार वस्तु जगत क्या है? सही उत्तर क्या होगा? मार्क्सवाद के अनुसार वस्तु जगत चरम सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मार्क्स का दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि अगर मार्क्स के जीवन दर्शन की बात करें तो वो क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं, इनमें निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब वस्तु में सन्निहित परस्पर विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वस्तु का प्रस्तुत अवस्थान
अपने में सन्निहित विरोधी तत्वों से द्वंद्व करता हुआ प्रत्यवस्थान यानी एंटीथीसिस में परिणत हो जाता है। अवस्थान थीसिस है, प्रत्यवस्थान क्या है, एंटीथीसिस में परिणत हो जाता है। और आगे चलकर जब दोनों तत्वों में संतुलन हो जाता है तो वह साम्यावस्था सिंथेसिस की स्थिति में आ जाता है। किंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाती है। विरोधी तत्व पुनः उद्भूत होते हैं, द्वंद्व चलने लगता है और नवीन अवस्थान क्रम प्रारंभ हो जाता है। विकास की यह द्वंद्वात्मक प्रणाली स्वीकार करता हुआ मार्क्स वर्तमान समाज की व्याख्या करते हुए बताता है कि पूंजीवादी वर्ग प्रस्तुत अवस्थान है यानी थीसिस है, सर्वहारा वर्ग प्रत्यवस्थान एंटीथीसिस है। इन दोनों का द्वंद्व अनिवार्य है। द्वंद्व के पश्चात जो साम्यवाद के रूप में साम्यावस्थान सिंथेसिस की स्थिति का आना अवश्यम भावी है। तो अगर हम देखें संक्षेप में, अगर इसे समझना चाहें, हम दोबारा इस पंक्ति को पढ़ेंगे। अगर संक्षेप में समझना चाहें तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग, एक है सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग को जो नाम दिया गया है वो अवस्थान या थीसिस कह सकते हैं। वहीं अगर हम सर्वहारा वर्ग की बात करें तो वहाँ प्रत्यवस्थान है, एंटीथीसिस है। पूंजीपति वर्ग कह सकते हैं शोषक वर्ग है, और जो क्या कहते हैं, जो हमारा सर्वहारा वर्ग है जिन पर शोषण हो रहा है, ठीक है। तो शोषक वर्ग जो है और जो जिस पर शोषित वर्ग है जो है, उन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष चलने के बाद एक साम्यवाद की स्थिति आती है जहाँ सब कुछ समान हो जाता है, यानी कोई भी ऊपर नीचे वाला जो कह सकते हैं मतभेद जो है वो नहीं रहता है। लेकिन पुनः ये जो मतभेद की स्थिति है वो फिर से उत्पन्न होती है, फिर से पूंजीपति वर्ग स्थापित हो जाता है और सर्वहारा वर्ग फिर से स्थापित हो जाता है। तो यह जो द्वंद्व है, ये जो विकास की जो प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। तो इसीलिए मार्क्स का जो ये दर्शन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि इस परिस्थिति में यह जो क्रम है वह निरंतर लगातार चलता रहता है। हम पुनः इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मार्क्स का जो दर्शन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये जो परिभाषा है या यह जो व्याख्या है, यह पूरी तरीके से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट करता है, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करता है। तो यह जो कथन है रामचंद्र तिवारी के शब्दों में है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगर हम इसे समझें तो मार्क्स का जो दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, उसके अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। यानी कोई भी तत्व हो उसमें कहीं ना कहीं विरोधी जो तत्व है वो विद्यमान रहते हैं। इनमें निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। अब द्वंद्व की स्थिति में ही क्या होता है, फिर संघर्ष होता है। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब वस्तु में सन्निहित परस्पर विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित हो जाता है, यानी द्वंद्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वस्तु का प्रस्तुत अवस्थान यानी उसका जो कह सकते हैं रूपांतरण एक पूंजीपति वर्ग में होता है, अपने में ही सन्निहित, ठीक है। अवस्थान थीसिस जो है ये पूंजीपति वर्गों का द्योतक है। अपने में ही सन्निहित विरोधी तत्वों से द्वंद्व करता हुआ प्रत्यवस्थान एंटीथीसिस में परिणत हो जाता है। और आगे चलकर जब दोनों तत्वों में संतुलन हो जाता है तो वह साम्यावस्था सिंथेसिस की स्थिति में आ जाता है। किंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाती। विरोधी तत्व पुनः उद्भूत होते हैं, द्वंद्व चलने लगता है और नवीन अवस्थान क्रम प्रारंभ हो जाता है। इसे और स्पष्ट शब्दों में समझाने के लिए क्या लिखा है कि विकास की यह द्वंद्वात्मक प्रणाली स्वीकार करता हुआ मार्क्स वर्तमान समाज की व्याख्या कर रहा है, जिसमें वह बताता है कि पूंजीवादी वर्ग प्रस्तुत अवस्थान है यानी वह थीसिस है, सर्वहारा वर्ग एंटीथीसिस है, और इन दोनों का द्वंद्व क्या है, अनिवार्य है। यानी जहाँ दोनों वर्ग रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें संघर्ष चलता ही रहेगा। द्वंद्व के पश्चात साम्यवाद के रूप में साम्यावस्थान यानी सिंथेसिस की स्थिति का आना भी अवश्यम भावी है। अगला जो तथ्य है, मार्क्स के अनुसार वस्तु जगत ही क्या है, चरम सत्य है। हमने प्रश्न के माध्यम से देखा। चेतन सत्ता तो जड़ जगत में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण उद्भूत हुई है। विचार जगत वस्तुतः भौतिक जगत का ही मानव मस्तिष्क में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है। तो विचार जगत क्या है, भौतिक जगत में मानव मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब है उसका ही वह प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह मार्क्स ने किस सत्ता को अस्वीकार किया है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी समाज। तो मार्क्स ने किस सत्ता को अस्वीकार किया है, इसका सही उत्तर होगा ईश्वर सत्ता को अस्वीकार किया है। उन्होंने आत्मा को माना है, मन को माना है, समाज को माना है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। कारण क्या है, संबंधित तथ्य है चेतन तत्व को जड़ तत्व का ही विकास मान लेने पर जगत से परे ईश्वर से पृथक चेतन सत्ता की मान्यता के लिए स्थान ही नहीं रहा है।
तो ईश्वर के अस्तित्व को क्यों स्वीकार नहीं करता मार्क्सवाद? क्योंकि उनके अनुसार जो जड़ तत्व हैं इसी से चेतन तत्व का निर्माण हुआ है। तो कहीं भी ईश्वर का जो योगदान या उसकी जो भूमिका है वह दिखाई नहीं दे रही है मार्क्सवाद के अनुसार, कि जड़ तत्व से अगर चेतन तत्व का विकास हो रहा है तो ईश्वर का योगदान क्या रहा इसमें फिर। तो इसलिए उनके लिए ईश्वर को स्वीकार कर पाना इस रूप में संभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो मार्क्सवाद के अनुसार समाज में ऊंच नीच का कारण क्या है? ऑप्शन ए ईश्वरीय न्याय, ऑप्शन बी मनुष्य का कर्मफल, ऑप्शन सी मानवीय स्वार्थ, ऑप्शन डी भाग्य। तो मार्क्सवाद के अनुसार समाज में इस ऊंच नीच या मतभेद का कारण क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा मानवीय स्वार्थ, यानी स्वार्थ सिद्धि के कारण ही यह ऊंच नीच का क्या होता है, भेदभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद के अनुसार चेतना किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए आत्मा से, ऑप्शन बी जड़ जगत से, ऑप्शन सी ईश्वर से, ऑप्शन डी नैतिकता से। तो अभी हमने तथ्य में देखा जड़ जगत से चेतन तत्व उत्पन्न होता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तथ्य के रूप में इसे देख लेते हैं। मानव समाज के विकास पर विचार करते हुए मार्क्सवाद यह स्वीकार करता है कि आरंभ में एक प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था थी जिसे आदिम साम्यवाद कहा जा सकता है। इस आदिम साम्यवाद की परिणति दास प्रथा में हुई, दास प्रथा की परिणति सामंतशाही में हुई और सामंतशाही की परिणति आधुनिक पूंजीवाद में हुई। आज की समस्त दुर्व्यवस्था के मूल में यह पूंजीवाद जीवन दृष्टि की ही कार्य कर रही है। अगर हम देखें कि मार्क्सवाद का जो प्रारंभिक जो अवधारणा है या कह सकते हैं वह साम्यवादी या आदिम साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, आदिम साम्यवाद था पहले, फिर उसके बाद आदिम साम्यवाद से दास प्रथा प्रारंभ हुआ, दास प्रथा से फिर सामंतशाही, सामंतशाही के बाद फिर पूंजीवाद जिसे हम आधुनिक पूंजीवादी दौर जो है ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आज जितनी भी दुर्व्यवस्था है उसके मूल में यही पूंजीवाद कार्य कर रही है। अगला प्रश्न है कला चेतना को किस उदात्त रूप कहा गया है? किसका उदात्त रूप कहा गया है? ऑप्शन ए धर्म का, ऑप्शन बी मानव चेतना का, ऑप्शन सी समाज का, ऑप्शन डी आध्यात्मिकता का। कला चेतना को किसका उदात्त रूप कहा गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मानव चेतना का उदात्त रूप है। अगला प्रश्न है रोमांटिक कला किस प्रवृत्ति का पोषण करती है? ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी मानवतावाद। रोमांटिक कला किस प्रवृत्ति का पोषण करती है? तो सही उत्तर क्या होगा? रोमांटिक कला पूंजीवाद का पोषण करती है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी दृष्टि में कलाकार को किस वर्ग के हित में रचना करनी चाहिए? ऑप्शन ए पूंजीवादी वर्ग के हित में, ऑप्शन बी सामंत वर्ग के हित में, ऑप्शन सी सर्वहारा वर्ग के हित में, ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग के हित में। मार्क्सवादी दृष्टि में कलाकार को किस वर्ग के हित में रचना करनी चाहिए? सही उत्तर क्या होगा? सर्वहारा वर्ग के हित में रचना करनी चाहिए। प्रश्न है लोकमंगल की भावना कहाँ विद्यमान रही है? ऑप्शन ए प्राचीन साहित्य में, ऑप्शन बी आधुनिक साहित्य में, ऑप्शन सी केवल प्रगतिशील साहित्य में, ऑप्शन डी प्रयोगवादी साहित्य में। तो अगर हम देखें तो लोकमंगल की जो भावना है वह प्राचीन साहित्य में विद्यमान रही है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी समीक्षक शोषकों के प्रति किस भाव को उचित मानता है? ऑप्शन ए सहानुभूति, ऑप्शन बी घृणा और क्रोध, ऑप्शन सी निस्तब्धता, ऑप्शन डी क्षमा। तो मार्क्सवादी समीक्षक जो हैं वो शोषकों के प्रति किस भाव को उचित मानते हैं? घृणा और क्रोध के भाव को, यानी जो शोषक वर्ग हैं वो शोषित वर्ग पर किसी न किसी रूप में जो अत्याचार कर रहे हैं तो ऐसे शोषक वर्ग के प्रति घृणा और क्रोध रखना सही है, ये मार्क्सवादी समीक्षक मानते हैं। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी समीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल विचारधारा का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी कृति की संपूर्ण व्याख्या करना, ऑप्शन सी कवि की जीवनी का अध्ययन करना, ऑप्शन डी भाषा की आलोचना करना। तो अगर हम मार्क्सवादी समीक्षा का उद्देश्य देखें तो वह कृति की संपूर्ण व्याख्या की ओर इंगित करता है। तो मार्क्सवादी समीक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? कृति की संपूर्ण व्याख्या। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी आलोचना की मौलिकता कहाँ निहित है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक समझ में, ऑप्शन बी सांप्रदायिक सोच में, ऑप्शन सी क्रांतिकारी समझ में, ऑप्शन डी दार्शनिक विश्लेषण में।
तो मार्क्सवादी आलोचना की अगर हम मौलिकता देखें तो वो क्रांतिकारी समझ में निहित है। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचक अब किस पक्ष को भी महत्व देने लगे हैं? ऑप्शन ए विषय वस्तु, ऑप्शन बी रूप पक्ष, ऑप्शन सी कवि की आत्मकथा, ऑप्शन डी भाषा की शुद्धता। तो मार्क्सवादी आलोचक अब किस पक्ष को महत्व देने लगे हैं? इसका सही उत्तर होगा रूप पक्ष। अगला प्रश्न है, रूप के परिवर्तन का अर्थ किस परिवर्तन से है? ऑप्शन ए युगीन परिवर्तन से, ऑप्शन बी वस्तु और विश्व दृष्टि में परिवर्तन से, ऑप्शन सी भाषा के सौंदर्य में परिवर्तन से, ऑप्शन डी छंद परिवर्तन से। सही उत्तर होगा रूप के परिवर्तन का अर्थ किस परिवर्तन से? वस्तु और विश्व दृष्टि में परिवर्तन से है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में मानव समाज की व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए दास प्रथा, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी आदिम साम्यवाद, ऑप्शन डी पूंजीवाद। तो प्रारंभ में अगर हम देखें तो आदिम साम्यवाद की अवस्था थी, हमने तथ्य में देखा था। सामंतशाही के बाद कौन सी व्यवस्था आई? ऑप्शन है ए आदिम साम्यवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो सबसे पहले आदिम साम्यवाद आया, फिर उसके बाद दास प्रथा आई, उसके बाद सामंतशाही आई, उसके बाद पूंजीवाद आया। तो अगर हम सामंतशाही के बाद देखें तो पूंजीवाद की अवस्था आई है। ठीक है, सामंतशाही के बाद पूंजीवाद की अवस्था आई है। अगला प्रश्न है, टेरी ईगल्टन के अनुसार मार्क्सवादी आलोचना क्या करती है? ऑप्शन ए केवल ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, ऑप्शन बी कृति की रूप, शैली और अर्थ की संवेदनशील व्याख्या करती है, ऑप्शन सी कवि के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करती है, ऑप्शन डी काव्य भाषा की व्याख्या करती है। तो सही उत्तर क्या होगा? कृति की रूप, शैली और अर्थ की संवेदनशील व्याख्या करती है। टेरी ईगल्टन के अनुसार मार्क्सवादी आलोचना कृति की रूप, शैली और अर्थ की संवेदनशील व्याख्या करती है। हमने वैसे भी पढ़ा था कि मार्क्सवादी आलोचना का उद्देश्य क्या है? कृति की संपूर्ण व्याख्या। तो संपूर्ण व्याख्या में उसकी रूप शैली भी आ जाएगी, अर्थ भी आ जाएगा, उसका संवेदनशील पक्ष भी आ जाएगा। तो संपूर्ण आलोचना के या संपूर्ण व्याख्या के संदर्भ में अगर हम देखें तो टेरी ईगल्टन का जो है मत है वह पूरी तरीके से मार्क्सवाद की परिभाषा के अनुरूप है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी टेरी ईगल्टन की इस परिभाषा को देख लेते हैं हम फिर से। टेरी ईगल्टन जैसे आलोचक यह मानने लगे हैं कि मार्क्सवादी आलोचना का उद्देश्य साहित्यिक कृति की अधिक पूर्णता के साथ व्याख्या करना है, जिसमें उसके रूप, शैली और अर्थ के प्रति अधिक संवेदनशील सावधानी होती है। मार्क्सवादी आलोचना कृति की कालबद्धता ही नहीं, उसकी कालातीतता की भी व्याख्या करता है। यानी कालबद्ध विश्लेषण ही नहीं, कालातीत विश्लेषण भी यह प्रस्तुत करता है। मार्क्सवादी आलोचना की मौलिकता साहित्य की ऐतिहासिक समझ में नहीं बल्कि क्रांतिकारी समझ में। हमने प्रश्न के माध्यम से भी इस तथ्य को समझ लिया था। तो टेरी ईगल्टन का जो यह मत है, यह मार्क्सवादी आलोचना को पूरी तरीके से या उसकी विशेषता को पूरी तरीके से दर्शाता है। तो अब हमने मार्क्सवादी जो आलोचना है उसे देख लिया है, और आखिरी जो टॉपिक हमारा है वह समाजशास्त्रीय समीक्षा है। हमने आलोचना के विभिन्न रूपों को देखा है, यानी हमने भारतेंदु युग की आलोचना की पद्धति को देखा, द्विवेदी युग की आलोचना पद्धति को देखा, जिसमें हमने 6 प्रकार देखे थे, 6 या 7 प्रकार थे आलोचना पद्धति के। उसके बाद हमने छायावादोत्तर युग की आलोचना को देखा, जिसमें हमने छायावाद युग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति या कह सकते हैं आप उसको सौष्ठववादी प्रवृत्ति या छायावादी आलोचना, इन को देखा था। उसके बाद हमने प्रभाववादी आलोचना को देखा था, फिर हमने प्रगतिवादी आलोचना को देखा था। उसके बाद फिर हमने शास्त्रीय समीक्षा आलोचना जो एक पद्धति है उसको देखा था। उसके बाद हमने अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा या आलोचना उस के रूप को देखा था, उस की विशेषताओं और उससे संबंधित रचनाओं को देखा था। उसके बाद हमने अभी मार्क्सवादी और प्रगतिवादी समीक्षा को देखा, और अंततः हम मार्क्सवादी समीक्षा बनाम समाजशास्त्रीय समीक्षा। अगर हम देखें तो इसके बीच हमने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समीक्षा को भी देखा था। तो समीक्षा के जितने भी रूप या आलोचना के जितने भी रूप थे वो हमने देख लिया, और यह अंतिम रूप है जिसे आज हम देख रहे हैं। इसके बाद जो हम सेक्शन करने वाले हैं आलोचना से, वह है प्रगतिवादी समीक्षक। जितने भी नए समीक्षक प्रगतिवादी समीक्षक के बाद आए हैं उनको भी हम इस सेक्शन के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो मार्क्सवादी समीक्षा बनाम समाजशास्त्रीय समीक्षा,
एक प्रश्न उठता है कि मार्क्सवादी समीक्षा और समाजशास्त्री समीक्षा में क्या अंतर है, क्योंकि जब हम समाजशास्त्री समीक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पर भी समाज के विभिन्न अंग जो हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं और उनकी संवेदनशीलता के जो पक्ष हैं उनको उभार कर देखते हैं। मार्क्सवादी समीक्षा की अगर हम बात करें तो वह भी शोषित और पूंजीपति वर्ग के जो बीच का जो द्वंद्व है उसको स्पष्ट करता है। तो क्या कुछ अंतर है, हम इस सेक्शन में इसको समझेंगे। तो शीर्षक है हमारा आज का, मार्क्सवादी समीक्षा बनाम समाजशास्त्री समीक्षा, साहित्य का समाजशास्त्र। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है, सामान्यतः मार्क्सवादी और समाजशास्त्री समीक्षा को कैसा समझा जाता है? परस्पर विरोधी, दूसरा ऑप्शन है एक ही, तीसरा ऑप्शन है सी असंबंधित और चौथा ऑप्शन है पूरक। तो उत्तर यहीं पे दिया है। अगर हम देखें तो सामान्यतः मार्क्सवादी और समाजशास्त्री समीक्षा को एक ही समझा जाता है, किंतु इनमें क्या है, अंतर है। अगर हम इस अंतर को देखना चाहें तो एक बार हम इसके तथ्य को देख लेते हैं। समाजशास्त्रीय समीक्षा सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत साहित्य के विविध पक्षों का आख्यान सामाजिक क्रिया के रूप में करती हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए समाजशास्त्री समीक्षा क्या है, तो उत्तर क्या होगा कि यह सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत साहित्य के विविध पक्षों का आख्यान या उसका विश्लेषण सामाजिक क्रिया के रूप में करती हैं। ठीक है, तो यह इसकी विशेषता हो गई समाजशास्त्रीय समीक्षा की। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्रीय समीक्षा साहित्य को किस दृष्टि से देखती है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक दृष्टि से, दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, तीसरा है सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखती हैं, चौथा है आर्थिक दृष्टि से। तो अभी हमने तथ्य में देखा कि जो समाजशास्त्रीय समीक्षा है वह किस दृष्टि से देखती है, सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में यह साहित्य को देखती हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रियों की दृष्टि में साहित्य का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए सौंदर्यात्मक, ऑप्शन बी संस्थात्मक, ऑप्शन सी भावनात्मक, ऑप्शन डी काल्पनिक। अगर हम समाजशास्त्रियों की दृष्टि से देखें तो साहित्य का स्वरूप कैसा होता है? सही उत्तर क्या होगा? साहित्य का स्वरूप समाजशास्त्रियों की दृष्टि में संस्थात्मक है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षा का आधार क्या है? अभी हमने समाजशास्त्रीय समीक्षा को देखा, अब मार्क्सवादी समीक्षा जो है उसका आधार क्या है, इसको देखते हैं। ऑप्शन ए सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन बी ऐतिहासिक आदर्शवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवादी जीवन दर्शन, ऑप्शन डी व्यक्ति केंद्रित दर्शन। तो सही उत्तर क्या होगा? मार्क्सवादी समीक्षा का आधार क्या है? मार्क्सवादी जीवन दर्शन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार साहित्य के समाजशास्त्र की कितनी धाराएं हैं? ठीक है, तो अभी प्रश्न समाजशास्त्री समीक्षा से ही है। तो साहित्य के समाजशास्त्र की कितनी धाराएं हैं यह मैनेजर पांडे के अनुसार बताना है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है 2, यानी मैनेजर पांडे के अनुसार साहित्य के समाजशास्त्र की 2 धाराएं हैं। वो 2 धाराएं कौन सी है वो हम देखेंगे आगे। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने समाजशास्त्र की जिन 2 धाराओं का उल्लेख किया है वे हैं, ऑप्शन ए आदर्शवादी और यथार्थवादी, ऑप्शन बी मीमांसावादी और अनुभववादी, ऑप्शन सी भावनात्मक और तार्किक, ऑप्शन डी संरचनात्मक और विधेयवादी। तो मैनेजर पांडे ने समाजशास्त्र की जो 2 धाराएं हैं जिसका उल्लेख किया है वो हैं मीमांसावादी और अनुभववादी। तो समाजशास्त्र की ये 2 धाराएं जो हैं वो मैनेजर पांडे के अनुसार हैं, मीमांसावादी और अनुभववादी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने साहित्य के समाजशास्त्र की वर्तमान प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए कहा है, आजकल साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की 2 धाराएं हैं। एक धारा में साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए मीमांसावादी धारा किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत यानी मीमांसावादी धारा के अंतर्गत हम साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज करते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि मीमांसावादी धारा क्या है, तो ऐसी धारा जिसके अंतर्गत हम साहित्य में समाज की खोज करते हैं, यानी कि समाज किस रूप में अभिव्यक्त हुआ है, अगर हम इसकी खोज कर रहे हैं तो वह मीमांसावादी धारा है। वहीं दूसरे में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है,
वह अनुभववादी धारा है। तो अनुभववादी धारा और मीमांसावादी धारा में क्या अंतर हो गया कि अनुभववादी धारा में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर समाजशास्त्री अध्ययन को आधार बनाकर पीएचडी का शोध विषय बनाते हैं तो उनके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि समाजशास्त्री मैनेजर पांडे के अनुसार, पहले तो हम ये समझते हैं, मैनेजर पांडे के अनुसार समाजशास्त्री धारा दो हैं, पहला अनुभववादी, दूसरा मीमांसावादी। अगर हम मीमांसावादी की बात कर रहे हैं तो इसमें साहित्य में समाज किस रूप में अभिव्यक्त हुआ है इसकी खोज करते हैं। अगर हम दूसरी बात करें अनुभववादी तो इसमें सामाजिक स्थिति क्या है, साहित्य की सामाजिक स्थिति क्या है इसका विवेचन किया जाता है। ठीक है। मीमांसावादी धारा के अंतर्गत मार्क्सवादी, आलोचनात्मक समाजशास्त्री और संरचनावादी दृष्टि सक्रिय होती है। वहीं अनुभववादी पद्धति में पुरानी विधेयवादी दृष्टि के साथ साथ संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टियाँ सक्रिय होती हैं, दिखाई देती हैं। तो साहित्य का समाजशास्त्र जो मैनेजर पांडे की किताब है उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको और समझ पाएंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो रामचंद्र तिवारी के इस पुस्तक में जितना इसे समझाया गया है वह इस रूप में है और इसे पुनः हम देख लेते हैं ताकि हमारे लिए यह विषय जो है वो क्लिष्ट ना हो। मैनेजर पांडे के अनुसार साहित्य के समाजशास्त्र की वर्तमान प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए क्या कहते हैं कि आजकल साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की दो धाराएं हैं। एक धारा में साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है जिसे हम मीमांसावादी धारा कहते हैं, दूसरे में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है, वह अनुभववादी धारा है। मीमांसावादी धारा के अंतर्गत अगर हम देखें तो मार्क्सवादी, आलोचनात्मक समाजशास्त्री और संरचनावादी दृष्टियाँ सक्रिय होती हैं। वहीं अगर हम अनुभववादी पद्धति की बात करें तो वहाँ पुरानी विधेयवादी दृष्टि के साथ साथ संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टियाँ भी सक्रिय होती हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार समाजशास्त्री अध्ययन का विषय क्या है। ऑप्शन ए समाज और राजनीति का अध्ययन, ऑप्शन बी साहित्य के तत्वों का सौंदर्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन सी कर्ता, कृति और पाठक का सामाजिक परिवेश में विश्लेषण और संश्लेषण, ऑप्शन डी केवल पाठक की भूमिका। तो अगर हम नगेंद्र के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय देखें तो वह क्या हो सकता है, कर्ता, कृति और पाठक का सामाजिक परिवेश में विश्लेषण और संश्लेषण। तो यह नगेंद्र के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नगेंद्र ने पर्याप्त छानबीन के बाद साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन की निम्नलिखित परिभाषा की है। कर्ता, कृति और पाठक के त्रिकोण रूप साहित्य के सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण समाजशास्त्रीय अध्ययन है। अगर प्रश्न पूछा जाए समाजशास्त्रीय अध्ययन की परिभाषा नगेंद्र के अनुसार क्या है, तो नगेंद्र के अनुसार क्या है, जो कर्ता है यानी जो रचनाकार है और जो कृति है यानी जो रचना है और जो पाठक वर्ग है, इन तीनों के साहित्यिक यानी इन तीनों के समग्र का समन्वय करके अगर हम देखें त्रिकोण रूप साहित्य के सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण समाजशास्त्रीय अध्ययन है। यानी इन तीनों के संदर्भ में सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण करना ही क्या है, सामाजिक शास्त्रीय अध्ययन है। नगेंद्र के अनुसार यह परिभाषा है। वस्तुतः दूसरा जो तथ्य है वह है वस्तुतः समाजशास्त्रीय समीक्षा स्वयं विकास के अनेक सोपानों से होकर आगे बढ़ी है। यही स्थिति मार्क्सवादी समीक्षा की भी है। यदि पूरे समाजशास्त्री चिंतन को ऐतिहासिक भौतिकवाद की सीमा में नहीं लाया जा सकता तो समूची समाजशास्त्रीय समीक्षा को भी मार्क्सवादी समीक्षा की परिधि में नहीं लाया जा सकता। यह अवश्य है कि जैसे समाज के अनुशीलन का सही सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद को माना जाता है, वैसे ही मार्क्सवादी समीक्षा को ही वास्तविक समाजशास्त्रीय समीक्षा कहा जा सकता है। तो इसका सारांशतः अगर हम देखें तो ये क्या है कि अगर हमको समाज के अनुशीलन को समझना है तो हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद की ओर बढ़ना होगा। उसी तरीके से अगर हम मार्क्सवादी समीक्षा को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं समाजशास्त्रीय समीक्षा की जो अवधारणा है उसको पूरी तरीके से समझना होगा। अगला जो प्रश्न है, समाजशास्त्रीय समीक्षा का हिंदी में आरंभ किस माध्यम से हुआ। ऑप्शन ए भारतीय इतिहास परिषद से, ऑप्शन बी आलोचना पत्रिका से, ऑप्शन सी कथा साहित्य परिषद से, ऑप्शन डी भारतीय भाषाओं परिषद से। तो समाजशास्त्रीय समीक्षा का हिंदी में जो आरंभ है वह किस माध्यम से हुआ है, इसका सही उत्तर होगा आलोचना पत्रिका से। ध्यान रखेंगे, समाजशास्त्रीय समीक्षा का आरंभ किससे हुआ है, आलोचना पत्रिका से। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सी पुस्तक समाजशास्त्रीय समीक्षा पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए साहित्य का समाजशास्त्र श्रीराम मेहरोत्रा, ऑप्शन बी साहित्य का समाजशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रस सिद्धांत विश्वनाथ,
ऑप्शन डी साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, मैनेजर पांडे। सही उत्तर क्या होगा? रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की कृति है, विश्वनाथ की नहीं, तो ये इसका सही उत्तर होगा कि समाजशास्त्री समीक्षा पर आधारित यह पुस्तक नहीं है। साहित्य का समाजशास्त्र अगर हम देखें तो श्रीराम मेहरोत्रा का है। साहित्य का समाजशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र का भी है। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका मैनेजर पांडे की कृति है। एक बार हम फिर से इन सभी कृतियों को देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के साथ। पहला जो है श्रीराम मेहरोत्रा लेखक हैं, मतलब आलोचक हैं। इनकी कृति है साहित्य का समाजशास्त्र, प्रकाशन वर्ष 1970। डॉक्टर नगेंद्र का जो ग्रंथ है साहित्य का समाजशास्त्र, इसका प्रकाशन वर्ष 1982 है। अगर प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रश्न पूछा जाए कि साहित्य का समाजशास्त्र 1982 वाला जो है वह किसकी पुस्तक है, तो नगेंद्र उत्तर हो जाएगा। अगर साहित्य का समाजशास्त्र 1970 अगर लिखा हुआ है तो वहाँ श्रीराम मेहरोत्रा रचनाकार हो जाएंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह की भी कृति है साहित्य समाजशास्त्र और रूपवाद। तो साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद यह कृति किनकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की है। प्रकाशन वर्ष 1984 है। अगला नाम है साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन। यह डॉक्टर निर्मला जैन द्वारा संपादित है, ध्यान रखेंगे संपादित पुस्तक है। 1986 इसका प्रकाशन वर्ष है। साहित्य का समाजशास्त्रीय चिंतन डॉक्टर निर्मला जैन द्वारा संपादित है, प्रकाशन वर्ष 1986। मैनेजर पांडे की जो कृति है इससे संबंधित साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1989। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, मैनेजर पांडे रचनाकार। इस विषय की उल्लेखनीय कृति है, यानी साहित्य के समाजशास्त्र से संबंधित ये पुस्तकें थी। अगला जो प्रश्न है, उपर्युक्त विवेचन से क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी हमने जो अब तक देखा साहित्य के समाजशास्त्र को, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन ए समाजशास्त्री समीक्षा मार्क्सवादी समीक्षा की एक शाखा है। ऑप्शन बी मार्क्सवादी समीक्षा समाजशास्त्री समीक्षा की एक धारा मात्र है। ऑप्शन सी दोनों ही पूर्णतः भिन्न है। ऑप्शन डी इनका कोई संबंध नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? मार्क्सवादी समीक्षा समाजशास्त्री समीक्षा की एक धारा मात्र है। तो हमारा यहाँ जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, यानी साहित्य का समाजशास्त्र और प्रगतिवादी या मार्क्सवादी बनाम समाजशास्त्रीय समीक्षा। तो आलोचना के जितने भी प्रकार थे उन सभी टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम प्रमुख जो आलोचक हैं, जो समीक्षक हैं, उनके विषय में जानेंगे, उनकी कृतियों के संदर्भ में जानेंगे। तो उनमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वह प्रगतिवादी और मार्क्सवादी समीक्षक से संबंधित है। तो कई रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं काफ़ी हैं, तो हो सकता है वो वीडियोस भी कई पार्ट्स में आए। तो वीडियोस कैसे लग रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और या दें, और कोई अगर सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।